हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। आज का जो वीडियो वह बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 आज का करंट अफेयर्स यानी 19 मई 2020 का करंट अफेयर्स जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर आपको डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 2021 के एग्ज़ाम को देखते हुए ऑल क्वेश्चंस एंड थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को मिस कर रहे हैं तो वो आकर ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो वह कौन सा राज्य है? तो हमारा यह राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। चलिए हम लोग विस्तार से इसको समझते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए, जो भी कोविड-19 हमारी महामारी यहाँ पर चल रही है उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य ने देसी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क, देसी और विदेशी शराब के विक्रय पर मतलब जो भी देसी और या विदेशी कोई भी शराब विक्रय करता है तो उस पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। ये राजीव गांधी जो किसान योजना है, किसान न्याय योजना है, इसके अंतर्गत किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। जब भी वह अपनी धान की फसल को सेल करेंगे यानी बिक्री करेंगे तो उन्हें उस पर मतलब बहुत सारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उन्हें लाभ पहुंचाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसानों की जो भी आय है, जो भी वो अपनी फसल को उगाते हैं, उनकी कटाई करते हैं और उनको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उनकी जो भी बेचने से इनकम आती होगी उससे अब अधिक उन्हें मिलने वाली है, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। हाँ देखिए, गरीबी जो है वह मान लीजिए किसानों में हम लोग बांधते हैं या जो किसान होते हैं वह कहा जाता है कि एक तरह से गरीब है। तो अगर उनकी आय बढ़ जाती है तो क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, जो भी हमारी वित्त मंत्री हैं कौन है, निर्मला सीतारमण है, उनके अनुसार शहरों से गाँवों की ओर जा रहे प्रवासी, जो भी प्रवासी हैं जो शहर से गांव आ रहे हैं उनको रोजगार की कमी ना हो, रोजगार ना मिले, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तो जानते हैं कि जो भी प्रवासी हैं जो शहरों से गांव की तरफ आ रहे हैं तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, उनको व्यवसाय में कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 40,000 करोड़ रुपए। तो 40,000 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी, जो भी प्रवासी शहर से गांव की ओर जा रहे हैं उनको रोजगार में कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपये था।
इससे पहले कितना था, तो 61,000 करोड़ रुपए था। बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया, मतलब पहले 61 करोड़ था, 61,000 करोड़ रुपया था बजट, और अब क्या कर दिया, 61,000 करोड़ में 40,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी कर दी गई है, ताकि सभी किसानों को उनको अच्छा सा रोजगार मतलब मिल सके। और प्रवासी मजदूरों को भी, सबको जो भी है मिग्रांट के तहत प्रवासी मजदूर जो भी शहरों से गांव की तरफ आ रहे हैं, तो उनको रोजगार में कमी ना हो, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 50% खर्च केंद्र सरकार दे रही है। 85% खर्च जो है वह सरकार केंद्र दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपयों की योजना को मंजूरी दे दी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसके आंसर नंबर ए है 600 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 800 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 400 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 700 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 400 करोड़, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी है। चलिए विस्तार से समझते हैं हम लोग। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। बयान के मुताबिक यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया कि इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी और बाकी 25% लागत निजी उद्योगों और राज्य सरकारों की ओर से जाएगी। जो 75% की राशि है वो सरकार अनुदान के रूप में दे रही है और बाकी 25% की जो निजी उद्योगों और राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा चीन, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर हमारा डी है पाकिस्तान। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है हमारा सी नंबर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश जो है उसके राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मान किया था। वह अपनी शिक्षा और साहित्य के लिए उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनी सुजमन को साल 2018 में बांग्लादेश साल कितने तो 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया। तो हाल ही में भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के लिए एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है 105 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 125 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है 110 मिलियन डॉलर और ऑप्शन नंबर डी है 145 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है 145 मिलियन डॉलर। चलिए इसको देखते हैं। तो 145 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। तो कौन, तो हाल ही में जो भारत सरकार है पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए
सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए 145 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है और यह कैसे किया गया है। तो इस परियोजना से पश्चिम बंगाल की 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिकी की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। तो जो यह परियोजना है उसके तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। एक महत्वपूर्ण है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा, जो भारतीय हमारी सेना है उसके द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है 3 साल, ऑप्शन नंबर बी है 5 साल, ऑप्शन नंबर सी है 7 साल और ऑप्शन नंबर डी है 8 साल। चलिए हम लोग अब इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 साल। तो जो हमारी भारतीय सेना है उसके द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि 3 साल के लिए जो भी हमारी नागरिक है वो भारतीय सेना में ऐड हो सकती है। चलिए हम लोग विस्तार से समझते हैं। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। वह अपने मन से भारतीय सेना में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता करने के लिए दान देंगे। जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने हाल ही में घोषणा किया है कि अपने वेतन का कितना प्रतिशत जो है राशि वह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता करने के लिए दान देंगे। तो देखिए हमारा ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, 10%, ऑप्शन नंबर सी है 60%, ऑप्शन नंबर डी है 30%। ठीक है, तो देखिए हमारा राइट को आंसर है 30%। 30% रामनाथ कोविंद ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह अपनी वेतन का 30% को हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता करने के लिए अपनी 30% वेतन की राशि जो है वह दान में देंगे कोरोना महामारी के लिए। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर फंड्स में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था। वह मार्च महीने में पीएम केयर फंड में 1 महीने का अपना योगदान दे दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला लिया है। और वह कितने के लिए, तो 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला लिया है। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के एक निर्देश का पालन करेगा। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसा बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रमों में भी कटौती की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 16 मई को, ऑप्शन नंबर बी है 10 मई को, ऑप्शन नंबर सी है 15 मई को और ऑप्शन नंबर डी है 20 जून को। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। चलिए विस्तार समझते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है।
यह दिवस विज्ञान, सांस्कृतिक, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्र और इंजीनियरिंग थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, यह 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस है वह 16 मई को वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्र और इंजीनियरिंग थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो 4 वर्ष हैं वह पूरे हुए हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वह कब शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीबी परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हमारी इस यहाँ पर टॉप 10 रोज क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अपना 10 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो भी VVI है उसको हम लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 18 मई को, ऑप्शन नंबर बी है 10 मई को, 10 जून को और ऑप्शन नंबर सी है 18 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी है 15 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है वो हम लोग जानते हैं कि किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। हर साल यह 18 मई को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है वह 18 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस पूरा हो गए हैं। और देखिए आपको ये इस चैनल पर रोज़ का रोज़ आपको टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाते हैं करंट अफेयर्स, और यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए रोज़ का रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ऑल अकाउंटेंसी बेस्ड EPS तीनों यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा।